हेलो एवरीवन, सो दिस इज योर कमल सर। तो बच्चे आज हम लोग आ चुके हैं जो सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो चल रहा था उनका 4th नंबर लेक्चर लेके। अब जिन लोगों ने इससे पहले फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड लेक्चर को नहीं देखे हो, जाओ पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके फर्स्ट सेकंड थर्ड जो लेक्चर है उनको पहले देख लो, उसके बाद 4th नंबर लेक्चर में आके देखो। तो आपको क्या होगा ना, इसमें आसानी होगा समझने में, क्योंकि अगर आप इससे प्रीवियस वाला 3 लेक्चर को नहीं देखोगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको प्रॉब्लम फेस होगा। देखो बच्चे, आज हम लोग जिस टॉपिक में बात करने जा रहे हैं ना वो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर कॉम्पिटिटिव एज वेल एज बोर्ड के लिए तो सबसे बेस्ट टॉपिक है। मैं बताऊंगा आपको, अगर आप 10 साल के क्वेश्चन उठा के देखोगे तो ऑलरेडी 5-6 बार से भी ज्यादा आ चुका है ये टॉपिक। ये टॉपिक और कुछ नहीं, ये टॉपिक है हेनरीज लॉ एंड उसकी एप्लीकेशन। देखो, इधर हेनरीज लॉ आएगा या तो फिर एप्लीकेशन आएगा, ये दोनों से देखना आप क्वेश्चन हर साल में। अगर अल्टरनेटिव ईयर में मैं बोलूं तो आपका बोर्ड में आता ही जाता है। कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू में अगर मैं बोलूं तो यहां से कुछ ज्यादा बहुत सारा क्वेश्चन आया नहीं, बट 1-2 क्वेश्चन तो आ ही चुका है। समझ रहे हो बात को? तो बात क्या है, आज हम लोग जो शुरू करने जा रहे हैं वो है हेनरीज लॉ। देखो, हेनरीज लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझना। तो चलिए, देर किस बात की। तो देखो, अगर मैं हेनरीज लॉ की बात करूं तो उससे पहले ना, तो देखो अभी हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है सॉल्युबिलिटी। तो देखो, सॉल्युबिलिटी क्या होता है बच्चे, समझो। देखो, हेनरीज लॉ पढ़ने के लिए हमें सॉल्युबिलिटी जानना बहुत जरूरी है। अब सॉल्युबिलिटी क्या होता है, नहीं तो मान लो एक बीकर में मैंने क्या किया, एक क्वांटिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट लिया। मान लो 1 लीटर पानी ले लिया या फिर 2 लीटर पानी ले लिया, लाइक दैट। तो मैंने एक क्वांटिफाइड अमाउंट ऑफ वाटर लिया या फिर सॉल्वेंट लिया, उसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना मैं डिसॉल्व कर सकता हूं, उसी को सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। तो सॉल्युबिलिटी क्या हुआ, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट व्हिच इज डिसॉल्व इन अ क्वांटिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। मतलब एक क्वांटिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर मैक्सिमम कितना सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है, उसी को उसकी हम लोग सॉल्युबिलिटी बोलेंगे। देखो बच्चे, सॉल्युबिलिटी जो है ना, सॉल्युबिलिटी एक फिजिकल प्रॉपर्टीज है, ठीक है। सॉल्यूशन का एक फिजिकल प्रॉपर्टी होता है सॉल्युबिलिटी। देखो, सॉल्युबिलिटी जो है वो 2 तरह का होता है। एक तो होता है, मतलब 2 टाइप में दिखाया जाता है। एक तो होता है कि सॉलिड इन अ लिक्विड, और एक होता है गैस इन अ लिक्विड। दैट मीन्स क्या कि हम लोग सॉल्युबिलिटी 2 तरह का निकालेंगे। एक सॉलिड लेंगे, दैट मीन्स सॉल्यूट जहां पे सॉलिड होगा उसको हम लोग लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करके देखेंगे कि कैसा सॉल्युबिलिटी हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इसके ऊपर कोई फैक्टर डिपेंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लाइक दैट। इनके बारे में डिस्कस करेंगे। और दूसरा जो है गैस को हम लोग क्या करेंगे, नहीं तो गैस को हम लोग सॉल्युबल करेंगे, किसमें, नहीं तो लिक्विड में। तो उनकी सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ना है फिर। तो ये दोनों टाइप के बारे में हमें डिस्कस करना है, ठीक है। तो चलिए, अभी देखो बात क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड। हम लोग सॉलिड को लिक्विड के अंदर जो डिसॉल्व करें उनकी सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो देखो, अगर मैं बात करूं, बहुत ही सिंपल सी बात है कि व्हेन सॉलिड, मैं यहां पे देखो क्या कर रहा हूं, सॉलिड को जब मैंने उस सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व किया, जब मैंने सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व किया, तो ये जो प्रोसेस है दिस इज नोन एज द डिसोल्यूशन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है दिस इज नोन एज द डिसोल्यूशन। अब इसमें होता क्या है, नहीं तो जब हमने सॉल्यूट को मान लो सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व किया या लिक्विड के अंदर डिसॉल्व किया, तब क्या होता है, सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता है, और इस प्रोसेस को हम लोग डिसोल्यूशन बोलते हैं। वही बात यहां पे बोला गया है। अब सवाल यह है कि कैसे डिसॉल्व हो रहे हैं। देखो, सिंपल सी बात है, मान लो मैंने ले लिया सॉल्यूट। अब सॉल्यूट हमने क्या ले लिया बच्चे, सॉल्यूट को तो ले लिया सॉलिड, और इनमें क्या ले लिया हमने, इसमें ले लिया हमने लिक्विड। और आपको पता है लिक्विड की पार्टिकल क्या होते हैं, ऐसे थोड़ा थोड़ा दूर दूर रहता है। दैट मींस इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है एज कंपेयर टू सॉलिड, ठीक है। अब क्या हुआ, ये सॉलिड पार्टिकल जो है ये इनकी गैप में आके इजीली क्या होता है, इजीली आके यहां पे डिसॉल्व हो जाता है, यहां पे इजीली फिट हो जाता है। तो फिट जो हो गया, इस प्रोसेस को हम लोग डिसोल्यूशन बोलते हैं। क्लियर है, इस प्रोसेस को हम डिसोल्यूशन बोलते हैं। अब बात क्या है, अब बात ये है कि ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड, ये जो है ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है, दैट मींस कौन कौन सा फैक्टर इसको अफेक्ट करता है। तो हम लोग अभी जो पढ़ेंगे वो ये है कि कौन कौन सा फैक्टर सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड को अफेक्ट करता है। तो पहला जो फैक्टर आता है वो नेचर ऑफ सॉल्यूट, बड़ा ही इंपॉर्टेंट। अब देख बच्चे, नेचर ऑफ सॉल्यूट में एक बात याद रखियो। देखो, ये कहानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के लिए एप्लीकेबल होते हैं। ये कहानी है लाइक डिसॉल्व लाइक की, लाइक डिसॉल्व लाइक की। ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है, इसको समझना।
बात क्या होता है ना, लाइक डिजोल्व लाइक मतलब सेम टाइप में डिजोल्व होता है। अब सेम टाइप मतलब यहां पे बेसिकली जो बोला गया है कि दो टाइप कंपाउंड के बारे में बताया गया है। एक तो कंपाउंड है जिसको हम बोलते हैं पोलर कंपाउंड, और एक जो होता है एक को बोलते हैं हम लोग नॉन पोलर कंपाउंड। इन दोनों के बारे में बात किया गया है। तो लाइक डिजोल्व लाइक मतलब ये समझाने की कोशिश ये कर रहे हैं कि पोलर कंपाउंड जो है, पोलर कंपाउंड चाहे आप इसको क्या ले लो, सॉल्यूट ले लो, तो पोलर कंपाउंड जो है वो पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व है। किसमें डिसॉल्व है? पोलर सॉल्वेंट में। और नॉन पोलर जो होता है, नॉन पोलर कंपाउंड, वो किसके अंदर डिसॉल्व है? नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर। तो इसी को बोलते हैं लाइक डिसॉल्व लाइक। दैट मींस सेम चीज में डिसॉल्व होगा। अब सवाल ये है कि ये पोलर है क्या भाई? देखो पोलर ये चीज आया है ना पोल से, ऐसे समझो, हम लोग ऐसे समझते हैं जैसे कोई भी मैग्नेट में नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है ना, तो नॉर्थ पोल साउथ पोल का मतलब क्या है? पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। सपोज मान के चल रहा हूं मैं, सब ये सब मैं एक समझाने के लिए आपको एग्जांपल दे रहा हूं। तो नॉर्थ पोल मतलब क्या होता है? साउथ, नॉर्थ एंड साउथ पोल मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की कहानी होता है, चार्ज। तो देखो पोल का मतलब होता है ना, पोल का मतलब होता है चार्ज डिफरेंस। अब चार्ज डिफरेंस का मतलब देखो कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से उनके बीच में क्या होता है, या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रॉपर्टी की वजह से उनके बीच में एक डिफरेंस क्रिएट होता है। जैसे कि मान ले ऑक्सीजन क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रॉपर्टी शो करता है, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रॉपर्टी शो करते हैं, इसीलिए इसके ऊपर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। और सिमिलर वे में पॉजिटिव, ये हाइड्रोजन जो है ये क्या होता है? डेल्टा पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन इनको दे दिया, इनको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे दिया, तो इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गया, तो ये डेल्टा चार्ज हो गया, डेल्टा पॉजिटिव हो गया। डेल्टा इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि यहां पे चार्ज पार्शियली है, इंड्यूस्ड हो रहा है, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन यहां से यहां नहीं जा रहे, इसी वजह से मैंने डेल्टा देकर रिप्रेजेंट किया। अब देखो इन दोनों के बीच में क्या हुआ? ऑपोजिट चार्ज क्या हुआ? डेवलप्ड हुआ। तो ऑपोजिट चार्ज जहां पे डेवलप्ड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोलर। तो इसका मतलब क्या? सॉरी, पोल मतलब वही पोलर। तो पोलर इसको क्या बोल देंगे? पोलर कंपाउंड। क्लियर है? तो दैट मीन जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ रहा है, दैट मींस पोल क्रिएट हो रहा है, उसी को हम पोलर कंपाउंड बोल देंगे। सिमिलर वे में अगर तू मान ले क्लोरीन और क्लोरीन ले लिया, अब बताइए दोनों तो सेम टू सेम है, कोई किसी की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा? ना क्लोरीन इसको खींचेगा ना क्लोरीन उससे खींचेगा, क्योंकि दोनों के दोनों सेम है, तो इनके ऊपर कोई चार्ज डेवलप नहीं होता है, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? उसको हम लोग बोल देंगे नॉन पोलर कंपाउंड। अब देखो बात बहुत सिंपल है, अगर मान लो आपके पास पोलर सोल्यूट है तो आपको सॉल्वेंट भी पोलर चाहिए। आपको पास अगर पोलर सॉल्यूट है तो सॉल्वेंट भी पोलर चाहिए। इसका मतलब यहां पे मैं जो प्रॉपर्टी पढ़ रहा हूं नेचर ऑफ सॉल्यूट, सिमिलर वे में नेचर ऑफ सॉल्वेंट भी होगा, क्योंकि अगर सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, सॉल्वेंट के ऊपर भी तो डिपेंड कर रहे हैं। क्योंकि अगर मैंने इसको पोलर ले लिया और सॉल्वेंट मैंने नॉन पोलर ले लिया तो कभी डिसॉल्व होगा? नहीं होगा। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि नेचर ऑफ सॉल्यूट क्या है, अगर मैं इसको मान ले पोलर लिया तो मुझे सॉल्वेंट भी क्या लेना पड़ेगा? पोलर। तभी इन दोनों के बीच में क्या होगा? ये एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाएगा, दैट मीन सॉल्युबल होगा। तो वहां से हम लोग सॉल्युबिलिटी निकाल सकते हैं। तो बात क्या हुआ कि सॉल्युबिलिटी इसके ऊपर डिपेंड है कि अगर आप नॉन पोलर ले लिए तो फिर पोलर में डिसॉल्व नहीं कर सकते हो, तो इसीलिए लाइक डिसॉल्व लाइक बताया जा रहा है। सिमिलर वे में सॉल्वेंट में भी सेम बात अप्लाई होता है कि अगर आप सॉल्वेंट जो है उसको अगर पोलर ले रहे हो तो सॉल्यूट भी पोलर लेना पड़ेगा। क्लियर है बात? तो ये आपका नेचर ऑफ सॉल्यूट की बात किया हमने। सिमिलर वे में चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब सिमिलर वे में हम लोग दूसरे बात कर रहे हैं, यहां पे देखो नेचर ऑफ सॉल्वेंट, वो बात तो मैंने ऑलरेडी कर ली। क्लियर है? तीसरी बात, अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं, समझ बच्चे, अगर टेम्परेचर की बात कर रहा हूं तो आप लोग तो मिठाई की दुकान में देखे होंगे कि जब वो हलवा वाला है जो मिठाई बनाते हैं उसमें आप देखे होंगे कि उसने एक कढ़ाई लिया, उसमें उसने 2-3 बोरी चीनी डाल दिया और उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाला और फिर हीट करता रहा और उसमें क्या किया? वो उस चीज को मेल्ट करवाता रहा एंड धीरे धीरे वो किस में कन्वर्ट होता गया? आपका जो मिठाई के अंदर, मिठाई जिसके अंदर रखा जाता है, सीरा बोलते हैं जिसको, वो चीज बनाया जाता है, तो उसको सिरप भी बोलते हैं। तो कहानी ऐसी है, कुछ कहानी ऐसे ही है जो हम तीसरी वाली बात की बात कर रहे हैं, टेम्परेचर। अब देखो बच्चे क्या हो ना, मेरे पास तो लिक्विड है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं क्या किया, यहां पे सॉल्यूट को इसके अंदर डिसॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैंने तो डिसॉल्व करवाया, पहले तो इसका मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड डिसॉल्व हो गया, लेकिन उसके बाद देखेंगे कुछ टाइम बाद वो और डिसॉल्व नहीं हो रहे, नीचे देखना सेटल डाउन हो जाते हैं। अब अगर मैं यहां पे थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा दूं तो देखना वो चीज डिसॉल्व हो जाता है। सवाल है क्यों?
देखो बच्चों, बहुत ही सिंपल बात है, जब मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो सॉलिड पार्टिकल जो है वो उस टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करने की वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ जाएगा तो वो एक दूसरे से क्या करेगा, कोलाइड करेगा और एक दूसरे से दूर जाता रहेगा, और दूर जाता रहेगा तो वो किसकी प्रॉपर्टी एक्सेप्ट कर लेगा, लिक्विड की प्रॉपर्टी एक्सेप्ट कर लेगा। इसी वजह से वो क्या हो जाता है, वो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि उसमें डिसॉल्व करने के लिए अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो डिसॉल्व इजीली हो जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं यहां पे कि अगर आप टेम्परेचर की बात कर रहे हो तो हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगा, टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगा। ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात किया जा रहा है। लेकिन दूसरा जो है ना, दूसरा है एक्सोथर्मिक, और एक टाइप होता है। लेकिन एक्सोथर्मिक के केस में क्या होता है ना, इसके लिए टेम्परेचर जो होता है कम चाहिए। अगर आप ज्यादा टेम्परेचर दोगे तो वो क्या कर देगा, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगा इंक्रीज होने की जगह। तो जो हम लोग बेसिकली हम लोग जो पढ़ रहे हैं सॉलिड इन लिक्विड, उसके लिए क्या है, उसके लिए ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। आप अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगा, लेकिन अगर वो एक्सोथर्मिक होगा तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगा। लेकिन वो बात यहां पे नहीं आ रही। किसके लिए नहीं आ रहे, जो हम लोग पढ़ रहे हैं टॉपिक उसके लिए नहीं आ रहे। ये टॉपिक जो है, ये टॉपिक हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, इसका मतलब क्या है वो हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर है बात? चलो अब इफेक्ट ऑफ प्रेशर की बात करो। प्रेशर जो है ना, बेसिकली अगर मैं बात करूं सॉलिड के लिए, ठीक है, ये मान ले मेरे पास लिक्विड है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें मैंने मान ले सॉलिड पार्टिकल को देते, अब मान ले मैंने प्रेशर जितना मर्जी इंक्रीज करना है कर ले, क्या सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगा, क्या सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगा, क्या होना चाहिए सॉल्युबिलिटी? सॉल्युबिलिटी में कोई इफेक्ट ही नहीं आएगा। अगर हम प्रेशर जितना मर्जी इंक्रीज करें भाई, इसमें सॉल्युबिलिटी में कोई इफेक्ट ही नहीं आएगा, क्योंकि वो सॉलिड है, वो ऑलरेडी किसके अंदर चला गया, लिक्विड के अंदर चला गया। वो लिक्विड के पास जो स्पेस है उसके अंदर जाके डिसॉल्व हो गया ऑलरेडी। आप जितना मर्जी प्रेशर बढ़ाओ भाई, वो नहीं होगा। क्लियर है बात? तो प्रेशर क्या करते हैं, कोई इफेक्ट नहीं देता है किसको, सॉल्युबिलिटी को। किसके केस में, सॉलिड इन लिक्विड के केस में। क्लियर है बात? ये बात समझ ले बस, ठीक है। चल इसका एक स्क्रीनशॉट ले ला, आगे चलते हैं। देख नेक्स्ट जो है ना, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। अब दूसरा वाला टाइप की बात कर रहा हूं, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। अब गैस को क्या करेंगे हम लोग, लिक्विड के अंदर सॉल्युबल करेंगे भाई। आप मान ले, ये मान ले मेरे पास लिक्विड है, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने मान ले यहां पे ले लिया गैसियस पार्टिकल, ठीक है। अब मैंने गैसियस पार्टिकल को क्या करना है, इस लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करना है। समझ रहे हो, गैसियस पार्टिकल को इस लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करना है, तभी सॉल्युबिलिटी पता चलेगा। अब देखो ये भी ना दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, एक तो है टेम्परेचर के ऊपर, एक है प्रेशर के ऊपर। देखो टेम्परेचर के ऊपर कैसे, कहानी क्या है, सिंपल सी बात है। जब बच्चे तू जब यहां पे आ जाएगा ना कि गैस इन अ लिक्विड, तो तू मान ले टेम्परेचर दे रहा है, तो टेम्परेचर देगा तो ये जो गैसियस पार्टिकल है वो उस टेम्परेचर को एब्सॉर्ब करेगा, और जब एब्सॉर्ब करेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कहीं ना कहीं इंक्रीज होगा, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा तो उन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, दो पार्टिकल के बीच में या फिर तीन पार्टिकल के बीच में क्या हो जाएगा, कोलिजन होगा। कोलिजन अगर बढ़ जाएगा तो एक दूसरे से क्या हो जाएगा, दूर चला जाएगा कि नहीं चलेगा। तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होता है। और ये पता है तेरे को, ये चीज सरफेस केमिस्ट्री बोल के एक चैप्टर में पढ़ाया जाएगा कि लिक्विड सरफेस के ऊपर जो गैसेस पार्टिकल आके जब उन सरफेस के साथ बॉन्ड बनाते हैं ना, तो वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो करता है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन ये होता है, समझ रहे हैं? तो इसको डिटेल में हम लोग सरफेस में पढ़ेंगे। अभी के लिए समझ ले, बहुत ही सिंपल बात कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएगा तो वो गैसेस मॉलिक्यूल उस टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करेगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो एक दूसरे से दूर चला जाएगा। तो दूर चला जाएगा तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है बात? तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाता है। दूसरी बात, अगर मैं बात करूं इफेक्ट ऑफ प्रेशर, देखो इफेक्ट ऑफ प्रेशर की अगर मैं बात करूं, अब मैं मान ले चारों साइड से प्रेशर इंक्रीज कर रहा हूं, तो आपको पता है कि अगर मैं प्रेशर इंक्रीज करूंगा तो ये जो भी पार्टिकल है गैसेस पार्टिकल, वो सब पास आता जाएगा, वो सब धीरे धीरे क्या होगा, नीचे लिक्विड सरफेस के ऊपर आ जाएगा, एंड धीरे धीरे वो लिक्विड के अंदर क्या होता जाएगा, लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होता जाएगा। तो अगर मैं बात करूं कि प्रेशर अगर हम इंक्रीज करेंगे तो गैसेस पार्टिकल क्या होगा, लिक्विड के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा, तो इसका मतलब सॉल्युबिलिटी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूं तो प्रेशर इंक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होता है। और इस चीज को ना बढ़िया बात एक समझाया था व्यक्ति ने, उस व्यक्ति का नाम है हेनरीज। तो ये बढ़िया बात को समझाया था हेनरीज ने, और इसी के लिए हमें पढ़ना है हेनरीज लॉ, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं, हेनरीज लॉ क्या है। देखो चलो, अब हेनरीज ने क्या बोला वो समझते हैं, ठीक है। तो देख हेनरीज ने क्या बोला समझते हैं।
हेनरीज ने बोला कि मान ले एक बीकर ले लिया मैंने, उसके अंदर मेरे पास है लिक्विड मान ले। अब इस लिक्विड के अंदर मान ले मैंने गैसियस पार्टिकल बाहर है, ऐसे है सरफेस के ऊपर। अब ये गैसियस पार्टिकल जो इस लिक्विड के अंदर डिसॉल्व हो रहा है बाय द हेल्प ऑफ प्रेशर, इस चीज को एक्सप्लेन किया था हेनरीज ने। तो अब देख मान ले मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूं, ठीक है, प्रेशर इंक्रीज कर रहा हूं, तो प्रेशर इंक्रीज करेगा तो ये गैसियस पार्टिकल कहीं ना कहीं इस जगह में लिक्विड की स्पेस में आ जाएगा, आएगा कि नहीं। तो ये जो हमारे पास अभी है ये क्या है, गैस डिसॉल्व। और ये क्या है, ये एक अमाउंट है, तो मैं लिख सकता हूं अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व। जब मैंने प्रेशर बढ़ाया तो वो गैस किसके अंदर, लिक्विड के अंदर डिसॉल्व हो रहा है, तो मैं इसको लिख दिया कि अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व, और उसका मैंने मास ले लिया m। अमाउंट मतलब मास की बात करूं मैं, तो मास ऑफ गैस डिसॉल्व मैंने उसको मास m ले लिया। अब दूसरी बात है, ये तो हमारे पास लिक्विड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई गुंजाइश नहीं है, तो हमारे पास क्या है, वो लिक्विड है, तो मैंने लिख दिया लिक्विड हमारे पास क्या है, सॉल्वेंट है। तो अभी देखो बात क्या हुआ, हम लोग ये लिख सकते हैं कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर तो कांस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट टेम्परेचर mass of gas dissolved m directly proportional to the pressure। अब directly proportional to the pressure, क्योंकि मैं जितना प्रेशर दूंगा उतना ज्यादा अमाउंट ऑफ क्या होगा, गैस डिसॉल्व होगा। अगर मैं प्रेशर कम कर दिया तो गैस क्या ज्यादा डिसॉल्व होगा, नहीं होगा भाई। तो बस सिंपल सी बात है, क्या है, जितना ज्यादा प्रेशर दोगे गैस उतना ज्यादा डिसॉल्व होगा, वही है। The mass of gas dissolved per unit volume of solvent proportional to the pressure of the gas at constant temperature। ये बात हेनरीज ने की थी, लेकिन इस बात को समझो, अभी बहुत कुछ है इसके अंदर। अभी बात क्या है, मास ऑफ गैस डिसॉल्व है, तो मास को देखो, तो मास की जगह मैं मोल लिख सकता हूं कि नहीं, क्योंकि मोल इक्वल टू क्या होता है, मास बाय मोलर मास। अब देखो मोलर मास तो फिक्स्ड है ना, गैस का मोलर मास फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, तो मैं इस जगह में लिख दूंगा मोल, क्योंकि डायरेक्टली मास मोल के साथ है। तो मोल ऑफ गैस डिसॉल्व डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक मैंने लिख दिया। तीसरी बात, मोल की बात जब मैं कर रहा हूं तो मोल फ्रैक्शन भी आपको पता होगा कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है। तो मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, होता है कि नहीं। तो वही बात मैं लिख रहा हूं, मोल के साथ अगर मैं देखूं तो मोल के साथ मोल फ्रैक्शन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन। तो मैं यहां पे एक बात लिख सकता हूं, ये बात कि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डिसॉल्व, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डिसॉल्व्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। मैं इसको लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, बताओ, कर सकते हो या नहीं। तो मैं प्रेशर लिख दिया। अब देख मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, मोल फ्रैक्शन को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, काई से। तो मैं अब इस जगह में लिख रहा हूं, देखो थोड़ा सा जगह चाहिए मुझे, मैं इस जगह में लिख रहा हूं। तो काई गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी, कोई दिक्कत नहीं। अब हमने क्या किया, इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाया, तो काई गैस इज इक्वल टू के पी। अब देखो ये के कांस्टेंट नहीं, ये आपका हेनरीज कांस्टेंट नहीं है, ये हेनरीज कांस्टेंट नहीं है। गलती से भी मत बोल देना कि ये के जो है हमारे पास हेनरीज कांस्टेंट है, नहीं है हेनरीज कांस्टेंट। अब देखो बात क्या है, प्रेशर इज इक्वल टू 1/k मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। अब ये जो 1/k आया बच्चे, एक्चुअल में ये है हेनरीज कांस्टेंट। क्या है ये, आपके पास हेनरीज कांस्टेंट है। तो हमारे पास अल्टीमेटली आया क्या बच्चे, हमारे पास आया प्रेशर इज इक्वल टू हेनरीज कांस्टेंट मल्टीप्लाई इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस व्हिच इज डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट या लिक्विड। क्लियर है बात, ये है आपका हेनरीज लॉ। तो देखो हेनरीज लॉ को रिप्रेजेंट करने का बहुत सारा तरीका है, इनमें पहला वाला मैंने बोल दिया, ये वाला बोल दिया, लाइक दैट, ये सब कुछ मैंने इसके अंदर बता दिया। अब ये कहां से आया आपको समझ में आ गया। तो इसका मतलब हमें ये पता चल गया कि हेनरीज कांस्टेंट जो है वो एक्चुअली क्या है, 1/k। दैट मींस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का रेसिप्रोकल है कौन, हेनरीज कांस्टेंट। अब हमें फाइनली मास से कैसे यहां तक पहुंचा हमें ये भी पता चल गया। क्लियर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग ये कह सकते हैं कि हेनरीज लॉ क्या है, नहीं तो हम कह सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस और गैस इन वेपर प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। तो डायरेक्टली ये बात कह सकते हैं हम लोग। तो हमारे पास देखो अल्टीमेटली हेनरीज लॉ आ गया। तो हेनरीज लॉ क्या हुआ, P इज इक्वल टू KH मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। दिस इज द हेनरीज लॉ। क्लियर है, आपको ये पता चल गया कौन क्या है, किसके साथ क्या रिलेशन है, आपको पूरा पता चल गया। तो चलिए अभी आगे देखते हैं। देखो इसके एप्लीकेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अगर मैं एप्लीकेशन की बात बोलूं तो ये बात आप लोग जानते ही होंगे कि हम लोग जब कोका कोला लेते हैं ना,
तो कोका कोला जब पीते हैं हमें बहुत रिलैक्स फील होता है, बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि वो जो चीज़ जो है जो कोका कोला के अंदर रहता है, वो जब हमारे टंग को टच करता है ना तो हमें एक बहुत अच्छा फील होता है। तो हमें लगता है कि कोका कोला पी रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन एक्चुअल में कहानी क्या है कि क्यों हमें वो चीज़, वो ठंडा सा थोड़ा सा क्यों टंग में महसूस होता है? देखो बात है जो है ना, वो इस भाई साहब के लिए है। ये जो हमारे पास दिख रहा है आपको कार्बन डाइऑक्साइड, वो है, इनकी वजह से सब कुछ हो रहा है। तो देखो कहानी क्या है, समझो। इसके एप्लीकेशन बता रहा हूँ मैं, हेनरीज लॉ की। देखो यहाँ पे मैं एक वीडियो डाला था, बट ये दिखेगा कि नहीं? नहीं दिखेगा, ऑन करना पड़ेगा, छोड़ो। देखो बात क्या है ना, बात ये है कि हम लोग जब कोका कोला को ऐसे ओपन करते हैं, झट से झांक निकल जाता है। वो भी क्यों निकलता है? वो बिकॉज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। अब कहानी क्या है समझो। बात क्या होता है ना, बात ये होता है कि इसके अंदर जो लिक्विड है, लिक्विड के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रेशराइज करके इसके अंदर क्या किया जाता है? डिसॉल्व किया जाता है। तो प्रेशराइज करके उसके अंदर डिसॉल्व किया जाता है। तो अब देखो डिसॉल्व जब हो गया, अब वो प्रेशर करके उसके ऊपर ढक्कन लगा दिया गया। अब जब हम ढक्कन खोलते हैं तो वो तुरंत क्या होता है? वो झांग होकर निकल आता है। क्यों निकल आता है भाई? क्योंकि बाहर की जो प्रेशर है वो कम है, अंदर के प्रेशर ज्यादा है। तो अंदर के मॉलिक्यूल क्या बाहर की तरफ आने की कोशिश करेगा, इसीलिए सब एक सब निकल कर आते हैं, इसीलिए झाग क्रिएट हो जाता है। समझ रहे बात को या नहीं? बस बात उतनी सी है। तो बात वही है, क्या है कि अगर मैं बात करूं तो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया जाता है? इसके ऊपर हाई प्रेशर देके उसको डिसॉल्व किया जाता है, उसको सॉल्युबल किया जाता है। और इसके पीछे की कहानी किसकी है? हेनरीज लॉ की। तो ये हेनरीज लॉ का एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन है। ठीक है, चलो दूसरी एप्लीकेशन की बात करें। देखो दूसरी एप्लीकेशन की बात करें, ये सुंदर सुंदर जो पिक्चर दिख रहा है, इस सब के पीछे की कहानी हेनरीज लॉ। देखो इस कहानी में ये जो डीप सी में ड्राइविंग जो होता है ना, जो स्कूबा डाइवर होते हैं, वो उनकी कहानी है। वो देखना पीछे एक सिलेंडर लेके जाता है। अब उस सिलेंडर के अंदर रहता क्या है? ऑक्सीजन। अरे ऑक्सीजन तो रहता है, उसके साथ साथ और एक चीज रहता है, वो होता है हीलियम। सवाल है क्यों रहता है ये चीज? देखो बात क्या होता है ना, ये सिलेंडर की जरूरत क्यों पड़ा? अंदर ले जा रहे, ऑक्सीजन की डेंसिटी कम हो रही, इसलिए जरूरत पड़ा। लेकिन वहां पे बहुत सारी चीज सीखना है। अब देखो सीखना क्या है, बात यह है कि जब स्कूबा डाइवर नीचे की तरफ आता है डीप सी में, तब क्या होता है? प्रेशर इंक्रीज होता है। तो प्रेशर इंक्रीज होता है तो ऑक्सीजन गैस जो है वो हमारे क्या होता है, हम लोग ज्यादा इनटेक करते हैं, क्योंकि प्रेशर इंक्रीज होता है तो इनटेक करते हैं। और वो ज्यादातर ब्लड में जाके क्या हो जाता है? डिसॉल्व हो जाता है, फास्ट डिसॉल्व होता है, क्योंकि प्रेशर ज्यादा होता है उस जगह में। तो इजीली ऑक्सीजन गैस क्या होता है? डिसॉल्व हो जाता है। तो हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कहां पे है? प्रॉब्लम ये है कि जब वो स्कूबा डाइवर सडनली बाहर की तरफ आते हैं, मतलब ऊपर की तरफ, सरफेस की तरफ, तब क्या होता है? तब प्रेशर कम हो जाता है। अब प्रेशर जब कम हो जाता है तो ब्लड में जो हमारा नाइट्रोजन गैस ऑलरेडी जो डिसॉल्व है, वो क्या होता है ना, वो रिटर्न होता है। और रिटर्न होके कहां पे आ जाता है? ये जो वेन्स होते हैं, वेन्स में आके बबल्स क्रिएट करते हैं। देख सकते हो आप यहाँ पे जो बबल्स क्रिएट करके रखा है, तो ये बबल्स क्रिएट करते हो। और इस बबल्स क्रिएट करने की वजह से हमें बहुत दिक्कत होता है। समझ रहे हो? बहुत सारे दिक्कतें का सामना करना पड़ता है इसकी वजह से। और इसी वजह से क्या किया गया? इसी वजह से उस ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर में हीलियम गैस को मिला दिया गया, डाइल्यूटेड हीलियम को मिला दिया जाता है। अब इसका काम क्या है? नहीं तो ये जो सडनली नाइट्रोजन बाहर आके वेन्स में जो ये जो बबल्स क्रिएट कर रहा था ना, इस चीज को मेंटेन करते वो हीलियम। इसी वजह से ऑक्सीजन गैस के साथ साथ हीलियम गैस भी मिलाया जाता है। किसमें? जो स्कूबा डाइवर के जो सिलेंडर रहता है उसमें। क्लियर है बात? सेम बात अभी तो डीप सी की बात हो गई। अब चलो माउंट एवरेस्ट की, मतलब ऊंचाई की बात करते हैं। तो ऊंचाई में भी ऑक्सीजन सिलेंडर की जो कहानी है वो भी है, और उसके लिए हेनरीज लॉ ही रेस्पॉन्सिबल है। चलो मतलब उस चीज को समझाने के लिए। अब देखो बात क्या होता है ना, हाई एल्टीट्यूड में क्या होता है? जब ऊपर जाते हो तो प्रेशर क्या होता है? कम हो जाता है। तो प्रेशर कम हो जाता है तो फिर ऑक्सीजन गैस का जो हम लोग जो इंटेक करते हैं वो भी क्या होता है? कम हो जाता है। इसी वजह से हमें क्या होता है, बहुत सारे हाई एल्टीट्यूड सिकनेस वाला जो होता है वो सब प्रॉब्लम आता है, एल्टीट्यूड सिकनेस जिसको बोलते हैं। इसी वजह से हम लोग पीछे क्या करते हैं? सिलेंडर लेके जाते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर की। जब ऊपर जाते हैं तो वहां पे जब प्रेशर कम हो जाता है तो तब हम लोग जो सिलेंडर में रखा हुआ ऑक्सीजन गैस है उसको इंटेक करते हैं। तो बात यहां पे भी जो आ रहा है वो किसकी कहानी आ रही है? हेनरीज की। कि प्रेशर कम होता है तो जो गैसेस मॉलिक्यूल है वो डिसॉल्व होने की टेंडेंसी भी क्या हो गया? कम हो गया। तो वही बात यहां पे एक्सप्लेन किया गया है। क्लियर है बात? देखो बच्चे, हमने हेनरीज लॉ समझ गया, हमने उसकी एप्लीकेशन भी समझ गया। अब हमारा काम जो है उनके रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करना, कि किस टाइप के क्वेश्चन बेसिकली एग्जाम में आते हैं।
तो देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन देके रखा मैंने, लिखा है कि इफ नाइट्रोजन गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर एट 293 केल्विन, हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन, आपको निकालने क्या बोला है, मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस वुड डिसॉल्व इन अ 1 लीटर ऑफ वाटर। यहाँ पे आपको गिवन है वॉल्यूम ऑफ वाटर इज 1 लीटर। चलिए अच्छी बात है, अब आगे देखते हैं। एज्यूम दैट N2 exert a partial pressure of 0.987, इसका मतलब पार्शियल प्रेशर भी यहाँ पे गिवन है इतना बार। गिवन दैट हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर N2 at 293 केल्विन इज 76.48 किलो बार, दिस इज किलो बार, गॉट इट। तो यहाँ पे आपको हेनरीज कांस्टेंट भी गिवन है। हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है मिलीमोल्स निकालना। मिलीमोल्स निकालने के लिए हमें क्वेश्चन में जो आस्क किया गया है वो है मिलीमोल्स। तो मिलीमोल्स निकालने के लिए हमें पहले ना मोल्स को निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं मोल निकाल लिया तो मिलीमोल तो मैं ई मल्टीप्लाई करके निकाल ही लूंगा 1000। क्लियर है कि नहीं? तो चलिए पहले शुरुआत करते हैं, पहले हमें मोल निकालना है। तो मोल निकालने के लिए हमें किसके यूज करना पड़ेगा, तो देखो यहाँ पे हम लोग हेनरीज लॉ यूज करेंगे, तो हमें हेनरीज लॉ को यूज करना पड़ेगा। उससे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं गिवन क्या है। तो पहली बात तो गिवन हमारे लिए क्या है, नहीं तो गिवन है हमारे लिए वॉल्यूम ऑफ वाटर गिवन है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर मैंने लिख दिया 1 लीटर। तो 1 लीटर मतलब क्या, मैं इसको लिख सकता हूं 1000 ml। क्लियर है? दूसरी गिवन क्या है, तो दूसरा गिवन जो है हमारे लिए वो ये है आपका कि पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। तो पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन कितना है, 0.987 बार, इतना गिवन है। चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है। फिर हमें हेनरीज कांस्टेंट गिवन है, वो कितना है बच्चे, 76.48 बार। अब देखो ये जब है, सॉरी किलो बार, अब किलो बार में है तो हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, बार में। तो बार में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 76.48 मल्टीप्लाई टू 1000। तो अगर मैं 1000 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया क्या, 76480 बार। तो इतना बार हमारे पास आ गया। अब देखो बात क्या है, हमें पता है कि हेनरीज लॉ क्या बताता है। तो हेनरीज की अगर मैं बात करूं तो हेनरीज लॉ हमें जो बताता है वो है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू द हेनरीज कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ये हमें बताता है। अब देखो बात क्या है, हमें पता है कि मोल फ्रैक्शन जो है वो मोल रिलेटेड है। तो अब अगर हम लोग यहां से मोल निकाल लेंगे नाइट्रोजन का तो उसको हम इजीली मिलीमोल में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो अल्टीमेटली फॉर्मूला को रीअरेंज करें तो क्या हो जाएगा, नहीं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस डिवाइडेड बाय हेनरीज कांस्टेंट। तो देखो यहाँ पे तो पार्शियल प्रेशर का वैल्यू दिया गया है, यहाँ पे हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू दिया गया है, तो कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो मोल फ्रैक्शन की कहानी हमें यहीं से निकालना है, नाइट्रोजन की मोल। तो हम लोग लिख सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इज इक्वल टू मोल ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय मोल ऑफ नाइट्रोजन प्लस मोल ऑफ वाटर। मैंने ये क्यों लिखा, बिकॉज आपको पता है कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है बच्चे, मोल फ्रैक्शन होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। तो टोटल मोल में कौन कौन इन्वॉल्व है, यहाँ पे नाइट्रोजन गैस को किसके अंदर डिसॉल्व कर रहे हो, वाटर के अंदर। तो इसका मतलब वाटर भी इसके अंदर क्या है, इन्वॉल्व है। अब देखो बात ये है कि नाइट्रोजन की मोल तो हमें कैलकुलेट करना है, चलो बढ़िया बात। लेकिन बात ये है कि यहाँ पे हमें वाटर का भी मोल चाहिए, लेकिन वाटर का मोल तो हम लोगों ने निकाला नहीं अभी, और यहाँ पे गिवन भी नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो देखो हमारे पास पता है कि नाइट्रोजन की अगर मोल निकालूं तो हमारे पास फॉर्मूला है कि गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास। हमें तो मोलर मास वाटर का पता है कि 18 ग्राम पर मोल होता है, लेकिन हमारे पास गिवन मास है नहीं। तो गिवन मास को क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, नहीं तो देखो वॉल्यूम दिया गया है और डेंसिटी ऑफ वाटर जो होता है वो क्या होता है, 1 ग्राम पर ml, इतना होता है। तो अगर मैं कहीं ना कहीं अगर मुझे मास निकालना है वाटर का, तो मास ऑफ वाटर में क्या फॉर्मूला बना सकता हूं कि आपके पास वॉल्यूम है तो वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी। तो यहां से हमें कितना मिल जाएगा, 1000 ग्राम। तो यहां पे हमें मास ऑफ वाटर कितना मिल गया बच्चे, 1000 ग्राम। अगर मैं इन दोनों को कैलकुलेट करूं तो यू विल गेट 55.5 मोल। अब मैंने ये डायरेक्टली क्यों लिखा, क्योंकि बच्चे इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने इसी के रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो जब आप मोल निकालोगे 1000 डिवाइडेड बाय 18 करोगे, वाटर का मोल जो निकलता है वो 55.5 मोल निकल गया। तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने बिठा दिया नाइट्रोजन की मोल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे बिठा दिया नाइट्रोजन की मोल
प्लस यहाँ पे हमने बिठा दिया 55.5 और यहाँ पे हमने लिख दिया पार्शियल प्रेशर डिवाइडेड बाय KH। अब यहाँ पे बात क्या हो रहा है, बात ये है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन है, नीचे वाला जो बता रहा हूँ डिनोमिनेटर में, ये वाला पार्ट जो है एक्चुअल में तो सॉल्यूट का अगर आप देखोगे तो सॉल्यूट का मोल बहुत ही कम होता है और ऊपर से ये डिनोमिनेटर में है, तो ये वैल्यू जो आएगा ये वैल्यू बहुत ही छोटा आएगा। तो ये वैल्यू छोटा आने की वजह से हम लोग क्या करते हैं, इस नाइट्रोजन की मोल को हम लोग जो नीचे डिनोमिनेटर वाला पार्ट है उसको हम लोग क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि वो दूसरे के कंपैरिजन में बहुत ही कम आएगा। तो इसलिए हम लोगों ने क्या कर दिया, इनको नेग्लेक्ट कर दिया। तो नेग्लेक्ट कर दिया तो अल्टीमेटली हमारे पास इक्वेशन क्या रखा, इक्वेशन आ गया आपका मोल ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय 55.5 इक्वल टू प्रेशर डिवाइडेड बाय KH। अब हमें निकालना क्या है बच्चे, निकालना तो है मोल ऑफ नाइट्रोजन। तो मोल ऑफ नाइट्रोजन को मैं लिख सकता हूँ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस डिवाइडेड बाय हेनरीज कांस्टेंट मल्टीप्लाई टू 55.5। अब देखो अगर मैं यहाँ पे पार्शियल प्रेशर की वैल्यू बिठाऊं तो हमारे पास जो गिवन था पार्शियल प्रेशर, जो हमने पहले इसको नोट डाउन करके रखा था, वो कितना है आपका 0. तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 0.987 मल्टीप्लाइड बाय 55.5 डिवाइडेड बाय KH की वैल्यू कितना आया था 76480। अब ऊपर भी बार है नीचे भी बार है, दोनों कट जाएगा। अगर हम इन दोनों को काट देंगे तो फिर उसके बाद हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो इट विल कम 7.16 इंटू 10⁻⁻4 मोल। ये कैलकुलेट करके आपको मिल जाएगा। अब बात यह है कि हमें तो पूछा है मिलीमोल, तो अगर मैं मिलीमोल निकालूं तो मिलीमोल ऑफ नाइट्रोजन क्या आ जाएगा बच्चे, मिलीमोल आपका आ जाएगा, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 1000 के साथ। 1000 को हम लोग 10⁻³ लिख रहे हैं, तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चे आंसर 0.716 इतना मिली मोल। क्लियर है बात। तो नाइट्रोजन के मिलीमोल कितना आ गया 0.716, यही हमारा आंसर बन गया। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए फटाफट इसको एक स्क्रीनशॉट ले, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखो बच्चे अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि H2S गैस a toxic gas with a rotten egg-like smell is used for the qualitative analysis if the solubility of H2S in a water at STP is 0.195 m, m मतलब मोलालिटी। ठीक है, कैलकुलेट हेनरीज लॉ कांस्टेंट, हमें हेनरीज लॉ कांस्टेंट को कैलकुलेट करने के लिए बोला है। गिवन क्या है हमारे पास, बस दो कंडीशन गिवन है, एसटीपी में मोलालिटी दिया गया है। देखो बच्चे एसटीपी की अगर मैं बात करूं तो एसटीपी कंडीशन होता क्या है, आपको पता होगा कि एसटीपी में स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर बोला जाता है, जहां पे प्रेशर जो होता है वो 1 atm के बराबर होता है। दैट मीन्स हम लोग लिख सकते हैं 0.987 बार। अगर मैं एटीएम की जगह एटीएम को बार में कन्वर्ट करते तो ये वैल्यू आएगा 0.8987 बार आ जाएगा। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे आपका टेम्परेचर जो होता है वो 0°C होता है। दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं इट शुड बी 293 केल्विन। क्लियर है। अभी देखो एसटीपी तो हमें समझ में आ गया, हमें मोलालिटी कितना दिया गया, तो मोलालिटी है 0.195। तो इसका मतलब क्या हुआ, मोलालिटी हमें पता है कि मोलालिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो यहां से हम लोग ये बात लिख सकते हैं कि 195 मोल H2S gas is dissolved in 1 kg लिख दूं या फिर मैं लिख दूं 1000 ग्राम वाटर। मोलालिटी की डेफिनेशन से हम लोग ये चीज लिख सकते हैं। तो यहां से हमें मोल भी मिल गया और यहां से हमें मास ऑफ वाटर भी मिल गया। हमें निकालना है हेनरीज कांस्टेंट। तो देखो हेनरीज कांस्टेंट निकालना है तो हेनरीज लॉ क्या बताता है, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू हेनरीज कांस्टेंट मल्टीप्लाई इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो कहीं ना कहीं अगर हम लोग यहाँ पे H2S की मोल और दूसरी बात हम लोग वाटर की मोल को निकाल लेंगे तो हम लोग यहाँ से मोल फ्रैक्शन इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। जब हम लोग मोल फ्रैक्शन इजीली कैलकुलेट कर लेंगे तो हम लोग फिर क्या करेंगे, वहां से हम लोग
पार्शियल प्रेशर गिवन है, क्योंकि वो बात तो एसटीपी में बोला है, तो ये भी गिवन है। तो मोल फ्रैक्शन निकाल लिया, पार्शियल प्रेशर हमारे पास गिवन है, तो हमें क्या मिल जाएगा, केएच मिल जाएगा। तो देखो अभी मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, नहीं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस हम लोग लिख सकते हैं कि मोल ऑफ H2S डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, तो मोल ऑफ H2S प्लस मोल ऑफ वाटर। तो ये बात है, तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस हो गया। तो अभी देखो हमें मोल ऑफ H2S चाहिए। अब मोल ऑफ H2S तो ऑलरेडी है, क्योंकि हमारे पास गिवन है ऑलरेडी 0.195 मोल H2S। हम लोग जो जहां से निकाले थे 0.195 मोलालिटी से, तो वहां से हम लोग बोल सकते हैं कि मोल ऑफ H2S गिवन है, जो हमारे पास आ गया 0.195 मोल। अब दूसरी मोल चाहिए हमें किसका, वाटर का। तो अगर वाटर का मोल निकालना है हमें, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ पे तो कुछ गिवन है नहीं, तो हम लोग क्या निकालेंगे, गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास कितना आ गया, गिवन मास हमने लिख दिया 1000 ग्राम, तो हमारे पास लिख देंगे हम लोग यहाँ पे 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास है 18 ग्राम पर मोल। तो हमने लास्ट क्वेश्चन में यही चीज सॉल्व किया था, तो यू विल गेट कितना 55.5 मोल। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, के इज इक्वल टू मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ पार्शियल प्रेशर डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। अब देखो बच्चे यहाँ पे हमारे पास पार्शियल प्रेशर जो है वो क्या है 0.987 है, ठीक है, डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस की अगर मैं बात करूं, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस कितना है बच्चे, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस में हम लोग लिख देंगे यहाँ पे ये मैं साइड में कैलकुलेट कर रहा हूँ, नंबर ऑफ H2S का लिख दिया 0.195 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे लिख दिया 0.195 प्लस वाटर का लिख दिया 55.5। अब इनको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, तो 9550। तो इनको अगर आप सॉल्व करोगे ना, तो यू विल गेट 0.035 इतना बार मिल जाएगा आपको। अब देखो ऊपर तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इतना है, नीचे हमें क्या मिल गया, ये जो मोल फ्रैक्शन का बार मिल गया 0.0035 बार। अब इनको जब सॉल्व करेंगे यू विल गेट 282 बार। तो हमारे पास आंसर जो है कि हेनरीज कांस्टेंट कितना है, द हेनरीज कांस्टेंट आ गया आपको 282 बार। क्लियर है बात, क्वेश्चन समझ में आया? चलो, तो ये इस टाइप का सवाल जो है हेनरीज कांस्टेंट में आते हैं। ठीक है, तो चलिए आज यहीं पे हम लोग स्टॉप करते हैं, फिर अगली क्लास में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर नंबर 5 लेके आएंगे। तो जो लोग आज नए देख रहे हो इस वीडियो को, वो अब जाके लास्ट का जो 3 लेक्चर है उनको देख लीजिए, तो इसमें आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। हम लोग ने बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करके रखे हैं रिगार्डिंग ईच एंड एवरी इंडिविजुअल टॉपिक। क्लियर है, तो चलिए फिर मिलते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।